दोस्तों नमस्कार। आज हम वेटनरी एनाटॉमी की क्लास नंबर 8 लेने जा रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा थनों की संरचना, स्तनीय तंत्र या मेमोरी ग्लैंड सिस्टम। तो इसके बारे में पूरे डिटेल पे क्लास रहने वाली है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वेटनरी सर्जरी और वेटनरी एनाटॉमी क्लासेस के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। इसमें इन टॉपिक्स की जो क्लासेस चल रही है, इसमें यदि किसी भी प्रकार का आपके माइंड में क्वेश्चंस आता है तो प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो स्तनीय तंत्र के बारे में हम देखते हैं इस क्लास के अंदर। तो देखो, स्तनीय तंत्र के अंदर क्या क्या चीजें सम्मिलित होती है। तो गाय भैंसों के अंदर जो बाहर की ओर एक नलिकाकार संरचना होती है, जिसे हम थन के नाम से या टीट के नाम से जानते हैं। तो ये थन या टीट हो गया। और ऊपर की साइड के अंदर इसे हम क्या जानते हैं, अडर, या हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, एन। तो ये अडर हो गया और ये टीट हो गया। अब इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी कुपिकाओं से मिलकर ये अडर बनता है। तो कुपिकाओं के अंदर दूध का स्रावण होता है। तो इस प्रकार की जो संरचना को हम बोलते हैं मिल्क वेल्स। मिल्क वेल्स, जहां पे दूध का स्रावण होता है, निर्माण होता है। और एक इसके अंदर ब्लड की जो सप्लाई होती है, या हम कह सकते हैं कि मिल्क वैन जो इसके अंदर प्रोमिनेंट होती है। बाकी और भी ब्लड की सप्लाई के अंदर वेन्स इसके अंदर रोल होता है। तो देखा जाए तो ये चीजें किसमें सम्मिलित होती है, स्तनीय तंत्र के अंदर सम्मिलित होती है। जैसे कि टीट हो गया, अडर हो गया, मिल्क वैन हो गया या मिल्क बेल्स। इनको सम्मिलित रूप से हम क्या कह देते हैं, स्तनीय तंत्र या मेमोरी ग्लैंड सिस्टम कहते हैं। अब देखो, मेमोरी ग्लैंड है, यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं स्तन ग्रंथि। तो स्तन ग्रंथियां जो होती है वो किससे बनती है, तो स्तन ग्रंथियों का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, सीबेसियस ग्रंथियों से। यानी कि सीबेसियस ग्रंथियों के रूपांतरण से क्या बनती है, सीबेसियस ग्रंथियों के रूपांतरण से क्या बनती है, स्तन ग्रंथियां अर्थात मेमोरी ग्लैंड्स का निर्माण होता है। और इन ग्लैंड्स को हम लैक्टियल ग्लैंड या मिल्क ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। या तो इसे हम लैक्टियल ग्लैंड कहते हैं या इनको मिल्क ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि स्तन ग्रंथियों का जो निर्माण हो रहा है या बन किससे रही है, ये सीबेसियस ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि ये स्तन ग्रंथियां जो होती है वो प्रजनन की सहायक ग्रंथियां कहलाती है। अर्थात किससे संबंध होता है इसका, प्रजनन से, यानी कि रिप्रोडक्शन से संबंधित होती है। प्रजनन के अंदर सहायक ग्रंथियां जो होती है वो स्तन ग्रंथियां होती है। तो इसमें जैसे गाय और भैंस या कोई भी जानवर है वो प्रेगनेंसी स्टेज में आता है, तो लास्ट जब पार्चुरेशन के टाइम जो होती है, तो ये स्तन ग्रंथियां हम देखते हैं ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, एक्टिव होती है और इनमें दूध आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए स्तन ग्रंथियां जो होती है वो प्रजनन ग्रंथियों की सहायक ग्रंथियां कहलाती है। अब इन स्तन ग्रंथियों का जो नियंत्रण है या कंट्रोल है वो किसके द्वारा होता है। इन ग्रंथियों का जो नियंत्रण की बात करें तो वो होता है इसमें अंडाशय, पीयूष ग्रंथि व एड्रीनल ग्लैंड या एड्रीनल ग्रंथि जो होती है, इससे इसका नियंत्रण होता है। यानी कि स्तन ग्रंथियों को कंट्रोल करना या उनका नियंत्रण जो होता है वो अंडाशय से, पीयूष ग्रंथि और एड्रीनल ग्रंथि से होता है। तो अब इसके अंदर हम यदि बात करते हैं तो कुछ मोनोस्ट्रीम स्तनधारी है, मोनोस्ट्रीम स्तनधारी होते हैं। वैसे देखा जाए तो नर के अंदर ये स्तन ग्रंथियां क्या होती है, रूडिमेटरी होती है, अवशेष के रूप में होती है। लेकिन मोनोस्ट्रीम जो स्तनधारी होती है, स्तनधारी जो होते हैं उसके अंदर, नर के अंदर भी यह ग्रंथियां कैसी होती है, एक्टिव होती है, सक्रिय होती है। अब नर के अंदर सक्रिय होगी अर्थात नर के अंदर एक्टिव होंगी तो उसके अंदर भी क्या होगा, दूध का स्रावण होगा। इसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं गाइनेकोमैस्टिज्म। गाइनेकोमैस्टिज्म इसे बोला जाता है, गाइनेकोमैस्टिज्म बोला जाता है। यानी कि कुछ मोनोस्ट्रीम स्तनधारी हैं जिनके अंदर, नर के अंदर भी यह ग्रंथियां क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड की ग्रंथियां सक्रिय होती है, दूध का स्रावण होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, गाइनेकोमैस्टिज्म के नाम से जानते हैं। अब हम ज्यादातर फील्ड कंडीशन में या वैसे देखते हैं कि गाय और भैंस के अंदर स्तन ग्रंथियां जो होती है इन्हें हम अडर क्वार्टर के नाम से जानते हैं।
अडर क्वार्टर के नाम से जाना जाता है गाय और भैंस के अंदर स्तन ग्रंथियों को, अर्थात एक स्तन ग्रंथि एक क्वार्टर कहलाती है। यानी कि एक जो स्तन ग्रंथि होगी इसके अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, एक क्वार्टर के नाम से जानते हैं। अर्थात गाय भैंस के अंदर जैसे 4 थन होते हैं, अर्थात इसके अंदर 4 क्वार्टर के रूप में ये पाई जाती है। यानी कि गाय और भैंस के स्तन ग्रंथियों को अडर क्वार्टर के नाम से जानते हैं, अर्थात एक क्वार्टर एक स्तन ग्रंथि कहलाता है। एक इसमें यदि देखा जाए तो ब्लड की सप्लाई, मसल्स की सप्लाई और लिगामेंट की सप्लाई, ये सारे पूरे अडर के अंदर अर्थात चारों टीथ के लिए क्या होती है, इसके अंदर कॉमन होती है। यानी कि अलग अलग हर टीथ के अंदर मसल्स अलग अलग नहीं होती, ब्लड की सप्लाई भी इसमें कॉमन होती है, मसल्स की सप्लाई भी कॉमन होती है और लिगामेंट की सप्लाई भी इसमें कॉमन रहती है। तो आगे हम इसमें देखते हैं कि प्रत्येक जो स्तन ग्रंथि है, प्रत्येक स्तन ग्रंथि किसकी बनी होती है, दुग्ध स्रावी संयोजी उत्तक। प्रत्येक स्तन ग्रंथि किसकी बनी होती है, दुग्ध स्रावी संयोजी उत्तक की बनी होती है। और इस संयोजी उत्तक का मेन काम क्या होता है कि जो इसके अडर के अंदर जितनी भी संरचनाएं पाई जाती है उनको क्या करता है, ये आधार प्रदान करता है। अर्थात प्रत्येक स्तन ग्रंथि किसकी बनी होती है, दुग्ध स्रावी संयोजी उत्तक की बनी होती है। देखो इसको समझते हैं हम। तो अब इस अडर के अंदर हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, इस अडर के अंदर दुग्ध स्रावी जो संयोजी उत्तक होता है वो बहुत सारी एल्ब्यूलाई से मिलकर बनता है। यानी कि बहुत सारी इसके अंदर क्या होती है, एल्ब्यूलाई होती है। और ये एल्ब्यूलाई को हम यदि हिंदी में देखें तो क्या नाम से जानते हैं, कूपिका के नाम से। तो यानी कि दुग्ध स्रावी संयोजी उत्तक होता है वो बहुत सारी एल्ब्यूलाई से मिलकर बनेगा। और इस एल्ब्यूलाई की जो अंदर वाली लेयर होती है वहां पे होती है इस तरीके से दुग्ध स्रावी कोशिकाएं। अंदर वाली परत के अंदर क्या होती है, यहाँ पे दुग्ध स्रावी कोशिकाएं होती है। तो ये कोशिकाएं होगी दुग्ध स्रावी कोशिकाएं। तो ये दुग्ध स्रावी जो कोशिकाएं होती है ये मेन काम क्या होता है, दूध का निर्माण करना। दूध का निर्माण करना या दूध का क्या करती है, ये स्रावन करती है। अब देखो ये जो कुपिका या एल्ब्यूलाई है इसके अंदर तो क्या होगी, दुग्ध स्रावी कोशिकाएं होगी। और बाहर की ओर इसके अंदर पाई जाती है इस तरीके से मायो एपिथेलियल कोशिकाएं। यानी कि बाहर वाली जो लेयर होती है एल्ब्यूलाई की, तो यहां पे क्या पाई जाती है, मायो एपिथेलियम। तो मायो एपिथेलियम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पेशीय उपकला, और इसकी जो प्रकृति होती है वो संकुंचन की होती है। अर्थात जो मायो एपिथेलियल सेल है वो क्या करती है, संकुंचन करवाएगी। अर्थात जितना भी दुग्ध स्रावी कोशिकाओं ने दूध बनाया है वो एक छोटी छोटी नलिकाओं के रूप में, जिसे हम बोलते हैं दुग्ध वाहिका। तो प्रत्येक एल्ब्यूलाई के अंदर निकलती है दुग्ध वाहिका। तो ये इसको बोलेंगे हम दुग्ध वाहिका, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको लैक्टिफेरस डक्ट। तो ये लैक्टिफेरस डक्ट होती है या ये क्या होती है, दुग्ध वाहिका। अब मायो एपिथेलियल जो सेल है इसने क्या करवाया, यहां पे संकुंचन करवाया। संकुंचन करवाया तो दुग्ध स्रावी कोशिकाओं ने क्या बनाया, दूध बनाया। इसमें जब संकुंचन होता है तो वहां से दूध निकलेगा, किसमें आ जाएगा, दुग्ध वाहिका के अंदर या लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर आ जाएगा। तो आगे इसको हम देखते हैं। तो आगे इसके अंदर देखेंगे कि ये दुग्ध वाहिका है। तो ये सारी जो दुग्ध वाहिकाएं मिलकर एक बड़ी दुग्ध वाहिका के अंदर आ जाएगी। और इस दुग्ध वाहिका को क्या बोलते हैं हम, मुख्य दुग्ध वाहिका। मुख्य दुग्ध या मिल्क वाहिका जो होती है, या इसको हम बोल सकते हैं कि मेन लैक्टिफेरस डक्ट। तो मेन लैक्टिफेरस डक्ट या नलिका के अंदर वो दूध आ गया। यानी कि सबसे पहले हमने देखा कि एक एल्ब्यूलाई यदि हम लेते हैं तो अंदर इसके दुग्ध स्रावी कोशिकाएं जिन्होंने दूध बना दिया, मायो एपिथेलियम ने बाहर से इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया, वो दूध निकल कर कहां पे आएगा, इसमें दुग्ध वाहिका के अंदर।
तो ऐसी सारी दुग्ध वाहिकाएं कनेक्शन होकर किसमें डाल देगी, मुख्य दुग्ध वाहिका के अंदर। फिर वहां पे एक पाउच नुमा संरचना बनती है और जिसे हम क्या बोलते हैं, दुग्ध साइनस। इसे हम क्या बोलेंगे, दुग्ध साइनस, या इसे हम क्या बोलते हैं, अडर साइनस, या इसे हम दुग्ध साइनस के नाम से जानते हैं या अडर साइनस के नाम से जानते हैं। तो वो दूध जो मुख्य दुग्ध वाहिका के अंदर आया था वो सारा यहां पे इकट्ठा होगा। उसके बाद यहां पे ये स्टार्ट हो जाती है टीट सिस्टर्न, इसे हम बोलते हैं टीट सिस्टर्न। तो ये टीट सिस्टर्न हो गया, या इसे बोलते हैं हम थर्न सिस्टर्न। यानी कि जो दूध साइनस है या अडर साइनस है, यहां पे दूध इकट्ठा हुआ, ये एक पतली पाइप नुमा संरचना में आया जिसको हमने क्या बोल दिया, टीट सिस्टर्न या थर्न सिस्टर्न। उसके बाद यहां पे नीचे की ओर क्या होता है, यहां पे तो यहां पे पाई जाती है स्फिंक्टर्स मसल्स होती है, यानी कि टीट की जो ओरिफिस वाला हिस्सा होता है, छेद होता है यहां पे, अर्थात यहां पे कौन सी मसल्स पाई जाती है, स्फिंक्टर मसल। अर्थात ये वाला जो हिस्सा होता है ये कहलाता है स्ट्रिक कैनाल। स्ट्रिक कैनाल भी कहते हैं इसको, या हम इसे टीट कैनाल के नाम से भी जानते हैं। या तो टीट कैनाल कह सकते हैं या स्ट्रिक कैनाल कह सकते हैं। और इस एरिया में पाई जाती है स्फिंक्टर्स मसल्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं। अर्थात जो ओरिफिस या छेद जो होता है, जैसे हम दूध दूते हैं तो ये छेद ओपन हो जाता है, और जैसे ही हम दूध दूना बंद कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये यहाँ पे क्लोज हो जाता है, ये वाला जो छेद है वो बंद हो जाता है। अर्थात इसकी वजह से ही ये छेद बंद रहने के कारण ही इसमें किसी प्रकार के बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन इसके अंदर प्रवेश नहीं करता। कई बार हम देखते हैं कि स्फिंक्टर्स मसल्स है वहां की लूज हो जाती है, तो वो जो भी छेद के अंदर क्लोजिंग मैकेनिज्म जो होती है वो काम नहीं करती, तो उसमें जो दूध है, वो छेद है जो इसका ओरिफिस है वो उसमें खुला रहेगा और वहां से बैक्टीरिया या वायरस इंटर कर जाएगा, तो जिसमें पशुओं के अंदर थनैला रोग अर्थात मैस्टाइटिस रोग होने की संभावना बन जाती है। तो इसमें हमने देखा यहाँ पे मसल्स कौन सी होती है, स्फिंक्टर्स होती है जो ओरिफिस को क्या करती है, क्लोज रखती है, इसको छेद को बंद रखती है, अर्थात इसको खुला नहीं रहने देती। तो ये लास्ट वाला हिस्सा क्या कहलाता है, स्ट्रिक कैनाल या टीट कैनाल के नाम से जानते हैं। तो ये संयोजी ऊतक जो हमने देखा था कि दुग्ध स्रावी संयोजी ऊतक का ये पूरा बना होता है, तो इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, लोब कहते हैं, लोब्स कहते हैं इसको। और इसके अंदर बहुत सारी एल्ब्यूलाई होती है, एल्ब्यूलाई से एक इसमें दुग्ध वाहिका निकलती है, और ये किसके अंदर आती है, मुख्य दुग्ध वाहिका के अंदर आ जाती है। फिर वो दूध इसके अंदर अडर साइनस या दूध साइनस या मिल्क साइनस के अंदर आ जाएगा, और फिर ये एक लंबी पाइप नुमा संरचना होती है जिसे हम टीट सिस्टर्न या थन सिस्टर्न के नाम से जानते हैं। और नीचे के एरिया में यहाँ ओरिफिस वाला जो छेद होता है उसको हम स्ट्रिक कैनाल या टीट कैनाल के नाम से जानते हैं। अर्थात यहाँ पे पाई जाती है मसल स्फिंक्टर। तो देखो ये अडर वाला भाग था, हमने देखा था, सबसे पहले इसको रिवाइज करते हैं। अडर वाले भाग के अंदर बहुत सारी क्या होती है, कुपिकाएं यानी एल्ब्यूलाई होती है। अंदर वाली परत क्या कहलाती है, दुग्ध स्रावी कोशिका कहलाती है, ये क्या करती है, दूध का निर्माण या श्रावण करती है। इस एल्ब्यूलाई के बाहर की ओर पाई जाती है मायो एपिथेलियल सेल, जिसको हिंदी में पेशिया उपकला। तो इसके अंदर क्या करती है, ये संकुचन करवाती है, संकुचन करवाएगी तो वहां से दूध निकल कर किसके अंदर आ जाता है, इसमें दुग्ध वाहिका के अंदर या लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर। बहुत सारी लैक्टिफेरस डक्ट मिलकर क्या बना लेती है, मुख्य दुग्ध वाहिका का निर्माण कर देती है, जिसको मेन लैक्टिफेरस डक्ट भी कहते हैं। और उसके बाद ये दूध कहां पे आ जाता है, साइनस के अंदर, यानी दूध साइनस या अडर साइनस के अंदर यहाँ पे इकट्ठा होता है। फिर एक नलिका नुमा संरचना होती है जिसे हम टीट सिस्टर्न या थन सिस्टर्न के नाम से जानते हैं। और उसके नीचे की ओर यहाँ पे टीट का जो सिरा है शंकुनुमा होता है, और यहाँ एक ओरिफिस या छेद मिलता है, तो उस एरिया को हम बोलते हैं स्ट्रिक कैनाल या टीट कैनाल। और यहाँ पे पाई जाती है स्फिंक्टर मसल्स, और ये क्लोजिंग मैकेनिज्म इसमें होती है। अर्थात जब दूध को धोते हैं तो ये दूध यहाँ से ये जो वाला जो छेद है वो ओपन हो जाता है, और जैसे ही हम दूध धोना बंद करते हैं तो ये छेद बंद हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, स्फिंक्टर मसल्स, यहाँ पे इलास्टिक फाइबर्स के तंतु पाए जाते हैं, अर्थात इस छेद को बंद रखते हैं। और बंद रखने का मकसद इसमें यह है कि इसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन की संभावना इसमें न हो। तो इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम देखते हैं थनों की संख्या।
थनों की संख्या भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछ ली जाती है। थनों की संख्या या इसको हम बोलते हैं टीट की संख्या। थन या टीट एक ही बात है इसमें। जैसे कि गाय के अंदर, भैंस के अंदर और ऊंटनी के अंदर, गाय, भैंस और ऊंटनी के अंदर यदि आपसे थनों की संख्या पूछी जाती है तो कितनी होती है? 4 होती है। इसी प्रकार से हाथी के अंदर, घोड़ी के अंदर या भेड़ के अंदर या बकरी के अंदर थनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यदि बिच्च के अंदर या कुतिया में इसके अंदर थनों की संख्या पूछी जाती है तो कितनी होती है? 5 जोड़ी, अर्थात कितनी होती है? 10 होती है। इसी प्रकार से पिग के अंदर, सूअर के अंदर थनों की संख्या कितनी होती है? 7 जोड़ी, अर्थात इसकी संख्या कितनी होती है? 14 होती है। तो ये हमारे को ध्यान में रखना है कि गाय, भैंस और ऊंटनी में 4 थन या टीट होते हैं। हाथी, घोड़ी, भेड़ और बकरी में 2 थन होते हैं और बिच्च के अंदर 5 जोड़ी अर्थात थनों की संख्या होती है 10। पिग के अंदर 7 जोड़ी अर्थात थनों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। अब इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं कि थन नाल। थन नाल को हम बोलते हैं धारा नाल। धारा नाल को भी हम ये बोलते हैं स्ट्रिक कैनाल, या हम इसे बोलते हैं टीट कैनाल। इसकी संख्या के बारे में हम बात करते हैं कि इनकी संख्या पशुओं के अंदर कितनी कितनी होती है। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि गाय के अंदर, भैंस के अंदर, भेड़ के अंदर और बकरी के अंदर स्ट्रिक कैनाल या धारा नाल या थन नाल की यदि आपसे संख्या पूछी जाती है तो कितनी होती है? इसके अंदर 1 होती है। अर्थात गाय, भैंस, भेड़, बकरी के अंदर जब हम दूध निकालते हैं तो दूध की एक ही धार आती है, अर्थात उसमें जो स्ट्रिक कैनाल है अर्थात थन नाल है वो क्या है? एक ही है। अर्थात एक ही सुराख से दूध आएगा, एक ही धार आएगी। तो अर्थात पूछा जाएगा तो गाय के अंदर, भैंस के अंदर, भेड़ और बकरी के अंदर यदि थन नाल या धारा नाल या स्ट्रिक कैनाल की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। इसी प्रकार से यदि आपसे पूछा जाता है कि ऊंटनी के अंदर, हाथी के अंदर, घोड़ी के अंदर और सूअर के अंदर इसमें थन नाल या धारा नाल की यदि संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है? 2 होती है। अर्थात यदि इन पशुओं में हम दूध निकालते हैं तो 2-2 धारें एक साथ आती है एक टीट से, अर्थात इनमें थन नाल कितनी होंगी? 2 होंगी। यानी ऊंटनी में, हाथी में, घोड़ी में और सूअर में। यदि आपसे बिच्च के अंदर पूछा जाता है, कुतिया के अंदर, तो ये होती है 7 से 16। थन नाल या धारा नाल की संख्या कितनी होती है? 7 से 16। तो थन नाल, धारा नाल, स्ट्रिक कैनाल या टीट कैनाल के बारे में पूछ लिया जाए इसकी संख्या के बारे में, तो गाय के अंदर, भैंस के अंदर, भेड़ के अंदर, बकरी में 1 होती है। ऊंटनी के अंदर, हाथी के अंदर, घोड़ी के अंदर और सूअर में कितनी होती है? 2 होती है। और बिच्च के अंदर कितनी होती है? 7 से 16 होती है। तो जितनी भी स्तन ग्रंथियां हैं, अर्थात जो अडर क्वार्टर वाली संरचना है, वो उदर गुहा की भित्ति के साथ सस्पेंसरी अपरेटस के द्वारा क्या होता है? अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो ये होता है सस्पेंसरी अपरेटस। सस्पेंसरी अपरेटस जो होता है, तो इसमें देखो क्या होता है कि 2 प्रकार के लिगामेंट होते हैं। एक तो होता है मीडियल सस्पेंसरी लिगामेंट, और एक होता है इसके अंदर लैटरल सस्पेंसरी लिगामेंट। यानी कि सस्पेंसरी जो अपरेटस होता है इसमें 2 प्रकार के लिगामेंट होते हैं, मीडियल सस्पेंसरी लिगामेंट और लैटरल सस्पेंसरी लिगामेंट। तो ये सस्पेंसरी अपरेटस क्या करता है कि स्तन ग्लैंड्स हैं, जो स्तनीय तंत्र की ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड हैं, उनको क्या करता है? ये उदर गुहा की भित्ति से जोड़े रखता है। अर्थात इन स्तन ग्रंथियों के अंदर जो लचक होती है, इलास्टिसिटी होती है, तो वो किसकी वजह से होती है? इन लिगामेंट की वजह से होती है। कई बार हम देखते हैं फील्ड कंडीशन के अंदर ये लिगामेंट्स जो होते हैं वो लूज पड़ जाते हैं, या कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो गाय और भैंस के अंदर जो अडर है वो नीचे लटक जाता है, जमीन को टच करने लगता है। तो ये लिगामेंट से संधा हुआ होता है, उदर गुहा की भित्ति से ये जुड़ा होता है, अडर ग्लैंड या सारा जो मेमोरी सिस्टम होता है इसके अंदर। और ये सस्पेंसरी अपरेटस जो होते हैं ये एक मोटे तंतु में उत्तके बने होते हैं।
मोटे तंतुमय ऊतक से क्या होंगे, ये बने होते हैं। इसमें दो प्रकार के लिगामेंट होते हैं, मीडियल सस्पेंसरी लिगामेंट और लैटरल सस्पेंसरी लिगामेंट। तो अब इसमें थोड़ा टीथ के बारे में देखते हैं कि जैसे थन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नलिकानुमा होते हैं, नलिकाकार होते हैं, और कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। लंबाई के अंदर ये लंबे होंगे, नलिकाकार आकृति होती है, और सिरे से ये कैसे होते हैं, शंकुनुमा आकृति बनती है इसकी। तो सिरे पे कैसे होते हैं, ये शंकुनुमा होते हैं। अब इसके अंदर कुछ लेयरों की बात करते हैं। तो इस टीट या थन के अंदर जो अंदर की जो सबसे अंदर लेयर होती है वो लेयर कहलाती है इसके अंदर म्यूकोजा की। तो अंदर वाली लेयर को हम म्यूकोजा के नाम से जानते हैं। और उसके बाहर, म्यूकोजा के बाहर की ओर यदि जाएंगे तो एक लेयर आएगी, उसे हम बोलते हैं फाइब्रस लेयर। तो ये फाइब्रस ऊतक की बनी होगी, फाइब्रस लेयर आएगी। और उसके बाद आती है इसके अंदर मांसपेशियों की लेयर आती है, या जिसे हम कहते हैं मसल्स लेयर। और ये मसल्स की परत आ जाएगी। और सबसे बाहर वाली जो परत होती है ये किसकी होती है, त्वचा या स्किन की होती है। तो टीट के अंदर की सबसे लेयर होती है म्यूकोजा, उसके बाद आती है फाइब्रस ऊतक की लेयर, उसके बाद मसल्स लेयर, और उसके बाद त्वचा आ जाती है सबसे लास्ट बाहर की ओर। तो नलिकानुमा संरचना होती है, सिरे से ये कैसे होते हैं, शंकुनुमा होते हैं, सस्पेंसरी अपरेटस के द्वारा उदर गुहा की भित्ति से जुड़े होते हैं, और किसके बने होते हैं, मोटे तंतुमय ऊतक के बने होते हैं। अब इसमें हम स्तनीय तंत्र के अंदर ब्लड की सप्लाई की बात करते हैं कि ब्लड की जो सप्लाई स्तनीय तंत्र के अंदर होती है वो किसके द्वारा होती है। तो इसके अंदर एक हम जानते हैं मिल्क वैन के नाम से जानते हैं, मिल्क वैन पाई जाती है। तो मिल्क वैन को हम बोलते हैं लार्ज, तो ये कैसी होती है, लार्ज सबक्यूटेनियस एब्डोमिनल वैन। लार्ज सबक्यूटेनियस एब्डोमिनल वैन, यानी कि हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं, बृहद अधोत्वचीय उदरीय सिरा। तो इसे हम क्या जानते हैं, मिल्क वैन के नाम से भी जानते हैं। तो एक तो ब्लड की सप्लाई जो किससे होती है, मिल्क वैन से होती है, जिसे हम लार्ज सबक्यूटेनियस एब्डोमिनल वैन कहते हैं। एक इसमें जो ब्लड की सप्लाई होती है वो होती है एक्सटर्नल पुडेंडल वैन आती है, और एक होती है इसके अंदर पेरिनियल वैन, यानी पेरिनियल सिरा जो होती है उससे होती है। अर्थात यदि आपसे पूछा जाता है कि अडर के अंदर जो ब्लड की सप्लाई किससे होती है, एक तो आएगी मिल्क वैन जिसे हम लार्ज सबक्यूटेनियस एब्डोमिनल वैन कहते हैं, एक आती है एक्सटर्नल पुडेंडल वैन, और एक होती है पेरिनियल वैन। अब इसमें यदि आपसे पूछा जाता है कि अडर के अंदर नर्व की जो सप्लाई होती है वो किससे होती है, तो नर्व की सप्लाई के बारे में देख लेते हैं। तो नर्व की जो सप्लाई होती है वो एक तो होती है इसके अंदर सेकंड व थर्ड लंबर स्पाइनल नर्व से इसके अंदर नर्व की सप्लाई होती है। एक आती है इसके अंदर सुपरफिशियल पेरिनियल नर्व, एक आता है इसके अंदर सुपरफिशियल पेरिनियल नर्व, और एक आता है इसमें कॉडल मीजेंट्रिक प्लेक्सस। यानी कि नर्व की सप्लाई यदि आपसे पूछा जाता है तो एक तो इसमें आता है सेकंड और थर्ड लंबर स्पाइनल नर्व आती है, सुपरफिशियल पेरिनियल नर्व आती है, और कॉडल मीजेंट्रिक प्लेक्सस के द्वारा नर्व की सप्लाई होती है। और ब्लड की सप्लाई मिल्क वैन से, एक्सटर्नल पुडेंडल वैन से और पेरिनियल वैन से होती है। तो अब इसमें एक पॉइंट ये है कि जो बिच के अंदर यानी कि कुतिया के अंदर जो स्तन ग्रंथियां होती है वो कहां पाई जाती है, तो ये स्तन ग्रंथियां वक्ष वाले भाग में भी होती है और उदर वाले भाग में भी होती है। नॉर्मली हम देखते हैं कि लगभग सभी जानवरों के अंदर जो स्तन ग्रंथियां है वो कौन से भाग में होती है, उदर गुहा के अंदर होती है, उदर गुहा के भाग में होंगी। और बाकी के अंदर जैसे बिच की बात करते हैं तो इसमें स्तन ग्रंथियां वक्ष और उदर दोनों में पाई जाती है। और इसी प्रकार से यदि बकरी के अंदर जो स्तन ग्रंथियां होती है वो कहां पाई जाती है, इंग्वाइनल क्षेत्र के अंदर
पाई जाती है, अर्थात बकरी के अंदर हम देखते हैं जो टीथ या थन होते हैं वो हाइंड लिम्ब के अंदर बिल्कुल बीच में होते हैं, आगे की ओर इसमें नहीं होते। अर्थात वो क्षेत्र कौन सा होता है? इंग्वाइनल क्षेत्र होता है। अर्थात बकरी में स्तन ग्रंथियां कहां पाई जाती है? इंग्वाइनल क्षेत्र में। बीच के अंदर जो स्तन ग्रंथियां होती है वक्ष वाले भाग में भी मिलती है और उदर वाले भाग में भी मिलती है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था ये स्तनीय तंत्र या थनों की संरचना के बारे में था। इस टॉपिक के बारे में यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।